बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बेटा मैं 14.1 के तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट करवा चुका हूं। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम 14.2 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इसमें जो मेन टॉपिक है हमारा आज की स्टूडियो लेक्चर के अंदर, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पेज 266 पर मौजूद है। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं कुछ और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 14.2 जो इससे रिलेटेड है। फर्स्ट डेफिनेशन मार्क कर लीजिए आप, पेज 267। दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट। लेट टू नॉन जीरो वेक्टर्स u and v in the plane or space have same initial point, the dot product is defined as। तो डॉट प्रोडक्ट हम किस तरह डिफाइन करेंगे? u डॉट v इक्वल u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड के बराबर होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है इसकी डॉट प्रोडक्ट की। और ये पॉइंट जो नीचे लिखा हुआ है, एंगल हमारा होगा 0 से पाई के दरमियान। ये पॉइंट आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ठीक है, अब आगे आते हैं कुछ पॉइंट्स एमसीक्यूज के अंदर आते हैं, ये वाले पेज 268 पर। डिडक्शंस ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। आई जे के यूनिट वेक्टर्स होते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के लॉन्ग। अगर सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाए, जैसे आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के ये भी 1 होगा, लेकिन डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये तमाम की तमाम वैल्यूज की होंगी 0 के बराबर होगी। यानी सेम वेक्टर्स का आई जे के की फॉर्म के अंदर वो 1 होता है और डिफरेंट का आंसर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे 269 पर। यहां पर भी कुछ एमसीक्यूज लिखे और प्रॉपर्टीज हैं डॉट प्रोडक्ट की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये यूज करेंगे हम एक्सरसाइज के अंदर 14.2 के अंदर। ये हमारे पास कोई से 3 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। पहली लिखी हुई है u डॉट v बराबर है 0 के, आइदर u0 v0 या वो परपेंडिकुलर होंगे। तीनों में से एक पॉसिबिलिटी जरूर होगी अगर डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, और नीचे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे, u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u, ये एमसीक्यूज में पूछता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी एमसीक्यूज के अंदर पूछता है। और लास्ट वाली फिफ्थ इंपॉर्टेंट, अब यहां पर u डॉट u ये सेम वेक्टर्स है, लेकिन इसका हमारे पास आंसर 1 नहीं होगा। 1 होता है आई जे के अंदर, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। वो कंपोनेंट, वो यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ये यूनिट वेक्टर नहीं, ये नॉन जीरो वेक्टर कोई भी, वो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है बेटा, एक पॉइंट ये मार्क कर लीजिए एमसीक्यूज के अंदर। अब आगे आ जाए नेक्स्ट पेज पे। डेफिनेशन है 271 पेज पे, ऑर्थोगोनल ऑफ टू वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल से मुराद परपेंडिकुलर ही है। ये डेफिनेशन भी एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। टू नॉन जीरो वेक्टर्स u एंड v आर ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ u डॉट v किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो हमारे पास परपेंडिकुलर यानी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहलाते हैं हमारे पास। ठीक है बेटा, और नीचे ये पॉइंट मार्क कर लीजिए एमसीक्यूज के अंदर, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है हमारे पास। ठीक है, इस पॉइंट को भी अच्छे तरीके से जो आगे नोटेड फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है इसे भी पढ़ लेना आपने। ठीक, अब आगे आते हैं जी, देखते हैं कोई डेफिनेशन या एमसीक्यूज का पॉइंट। तो यहां पर हमारी कंप्लीट हो चुकी डेफिनेशंस भी और एमसीक्यूज पॉइंट। ये छोटे छोटे पॉइंट से मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। अब हम स्टार्ट करेंगे 14.2। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द कोसाइन एंगल ऑफ द थीटा बिटवीन u एंड v। हमने दो वेक्टर्स के दरमियान कोसाइन एंगल फाइंड आउट करना है, मींस कॉस थीटा की वैल्यू। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं डॉट प्रोडक्ट के टॉपिक के अंदर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर हमें दो वेक्टर्स दिए हो तो हम इस फार्मूले से कोसाइन एंगल फाइंड आउट करेंगे, u डॉट v डिवाइडेड बाई u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड। ये कॉम्बिनेशन यूज करके हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, चले जी, पहले हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट u और v का कैसे फाइंड करते हैं? u डॉट v, चलिए आपको बताते हैं u डॉट v, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये हमारे पास पहला वेक्टर आ गया 2i प्लस 3j प्लस k, ये फर्स्ट वेक्टर। डॉट लाजमी लगाना है, माइनस i प्लस 2j प्लस 2k।
जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। जैसे मेरे पास दो वेक्टर्स u और v हैं, आपने i के कंपोनेंट को i के साथ मल्टीप्लाई करना है, j के कंपोनेंट को j के साथ और k के कंपोनेंट को k के साथ, तो उसको ऐड करेंगे तो हमें u डॉट v मिल जाएगा। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यह देखा 2 मल्टीप्लाई बाय -1, इधर कोफिशिएंट -1 है, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस इधर 3 है j का कंपोनेंट और इधर j का कंपोनेंट 2 है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और इधर k का कंपोनेंट 1 है और इधर आ जाएगा हमारे पास 2 के बराबर। चले जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 के बराबर और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा +2, ये और ये कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर कितना आ गया u डॉट v। अभी हमारे पास एक हिस्सा आया है लेकिन हमें 3 चीजें निकालनी होती है, u मैग्नीट्यूड भी निकालना है। u मैग्नीट्यूड कैसे आएगा बेटा, अंडर रूट, ये हम पढ़ चुके हैं 14.1 के अंदर, कंपोनेंट का स्क्वायर, i कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर, k कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास और लास्ट में k कंपोनेंट का स्क्वायर 1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 1, तो फाइनली ये आ जाएगा अंडर रूट 14 u का मैग्नीट्यूड। लास्ट में रह गया v मैग्नीट्यूड। v मैग्नीट्यूड भी इसी तरह फाइंड आउट करेंगे जैसे u मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, कंपोनेंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट 2 का स्क्वायर और k कंपोनेंट भी 2 है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम तो आ जाएगा 1 + 4 + 4, ठीक है, और ये बनेगा अंडर रूट 9। जब इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम नेक्स्ट यहां पर तो ये u मैग्नीट्यूड की वैल्यू 9, तो ये आ जाएगी मेरे पास किसके बराबर, 3 के बराबर आ गई। ठीक है बेटा, अब आता है फार्मूला। फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं कोसाइन एंगल का बाय फार्मूला। फार्मूला बड़ा सिंपल सा फार्मूला हमारे पास, किसके बराबर होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू u डॉट v डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड। u डॉट v हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितना आया, 6 आंसर आया हमारे पास। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय u डॉट v 6 आया और u मैग्नीट्यूड कितना आया हमारे पास, अंडर रूट 14 और v मैग्नीट्यूड की वैल्यू दैट इज 3, इसमें रिप्लेस करते 3 1s आर 3 2s आर, तो ये हमारे पास फाइनल आ जाएगा कोसाइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ऊपर बच जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी हमने कॉस थीटा यानी कोसाइन एंगल फाइंड आउट करना है इस फार्मूले से। ठीक है बेटा, लेकिन सबसे पहले हम इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट मैं आपको बता चुका हूं, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है, ये u वेक्टर है और ये v वेक्टर है। यहां पर हम कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। तो यह देखा -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -2। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -10 के इक्विवेलेंट आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से -1, u डॉट v हमारा आंसर आ गया -1 के बराबर। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट u मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। u मैग्नीट्यूड हमें मालूम है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है स्क्वायर रूट ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर, कंपोनेंट मींस -3 का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट u का 2 का स्क्वायर, थर्ड कंपोनेंट 5 तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब इसे सॉल्व करते हैं। -3 का स्क्वायर +9, ये 4 और ये 25 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, जब इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 38 स्क्वायर रूट हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, v मैग्नीट्यूड। तो v मैग्नीट्यूड यानी स्क्वायर रूट लेंगे v के कंपोनेंट का स्क्वायर करके, तो कंपोनेंट 1 बनेगा, 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और लास्ट में -2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 और इसका स्क्वायर कितना बनेगा, 4 के बराबर हमारे पास। ठीक है, और जब ऐड करेंगे तो v मैग्नीट्यूड की वैल्यू
स्क्वायर रूट 41 आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे ये तमाम वैल्यूज u डॉट वी, u मैग्नीट्यूड और v मैग्नीट्यूड, हमें आंसर मिल जाएगा। तो cos थीटा इक्वल आ जाएगा हमारे पास, तो u डॉट वी की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड की वैल्यू स्क्वायर रूट 38 मल्टीप्लाई बाय v मैग्नीट्यूड की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 41। ठीक है बेटा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1558 के बराबर हमारे पास। ठीक है, आपने इसे मल्टीप्लाई कर लेना है कैलकुलेटर से, तो ये कोसाइन एंगल आ जाएगा हमारे पास सेकेंड पार्ट भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। नेक्स्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमें सम ऑफ 3 वेक्टर 0 के बराबर गिवन है एंड a मैग्नीट्यूड, b मैग्नीट्यूड एंड c मैग्नीट्यूड भी गिवन है, तीनों वेक्टर्स की हमारे पास। ठीक है बेटा, आगे वो पूछता है फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। आपने a और b के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है, यानी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास इनिशियल स्टेटमेंट ये गिवन है, स्टार्टिंग में a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 0 के बराबर, ये गिवन है। आगे उनकी मैग्नीट्यूड्स, अब कैसे लेके चलना है, हमें किसके दरमियान एंगल चाहिए, a और b के दरमियान। यहां पर जो a और b वेक्टर्स है इसे मैं राइट साइड पे ले जाता हूं, क्योंकि मुझे एंगल बिटवीन a और b के निकालना है, तो a इधर आके माइनस, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में माइनस कॉमन आता है दोनों में से, जब माइनस कॉमन आएगा तो a प्लस बी का वेक्टर रह जाएगा हमारे पास, विच इज इक्वल टू c वेक्टर। अब आगे कैसे सॉल्व करना है इसे देखें, हमने मैग्नीट्यूड को लेके चलना है। ये डॉट प्रोडक्ट, सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करें तो वो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी a का स्क्वायर। तो यहां पर स्क्वेयरिंग को यूज करेंगे बोथ साइड्स। जब वेक्टर्स का स्क्वायर करेंगे उससे मुराद होता है सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास। ठीक है, उसको इस तरह भी लिखते हैं। चलिए जी स्क्वेयरिंग करते हैं बोथ साइड्स। जब स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स तो ये आ जाएगा c वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखना आपने। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, c मैग्नीट्यूड की वैल्यू गिवन है, c मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है 7, लेकिन आगे पुट करते हैं, अभी इसको एज इट इज लेके चलते हैं। ये एज इट इज आ जाएगा, इसको स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर मैग्नीट्यूड में लिखना आपने b का स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा a b। यह डॉट प्रोडक्ट है, आपने a डॉट b लिखना है, a b नहीं लिखना a डॉट b, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में डॉट का सिंबल यूज करना है आपने, तो यहां पे डॉट लास्ट में लिखना है। क्लियर है बेटा, चलो जी अब वैल्यूज पुट करते जो हमें गिवन है। c मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है 7, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर। a मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा। b मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, इंटू 2 टाइम्स a डॉट b। ये फार्मूला यूज करना है। अब देखिए cos थीटा, हमने cos थीटा की तरफ तो जाना है, तो ये क्या लिखा हमारे पास u डॉट v। अगर इसे मान ले a डॉट b, ये डिवाइड होगा, इधर आगे इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, इसी को यूज करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड और cos ऑफ थीटा। a डॉट b ये डिवाइड है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो गए, हमारे पास वो डॉट प्रोडक्ट ही बनता है, तो a डॉट b इस तरह भी लिख सकते हैं हम, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा के बराबर। चले जी अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा हमारे पास 9 और ये आ जाएगा 25 प्लस 2 इंटू a मैग्नीट्यूड की वैल्यू 3, b मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी हमारे पास 5, ये चीज आ जाएगी cos ऑफ थीटा, जो हमने एंगल फाइंड आउट करना है। इन दोनों को प्लस करना है आपने, ये आ जाएगा 49, ये हो जाएगा 34, और जब इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 के बराबर। ठीक है, ये इधर आगे माइनस होगा, जब ये इधर आगे माइनस होगी वैल्यू तो ये 30 cos ऑफ थीटा। ठीक है, cos ऑफ थीटा, ये आंसर आ जाएगा 15 और इधर कितना बनेगा 30, तो 30 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 30 विच इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। तो cos थीटा किसके बराबर आ गया, दैट इज 1/2 के बराबर। जब हमने एंगल निकालना है सिंपल एंगल निकालना है, तो cos उधर जाके इनवर्स बन जाएगा हमारे पास, cos इनवर्स 1/2।
जब आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है इनवर्स को, तो ये 60 डिग्री के बराबर आएगा। तो यहां पर हमारे पास एंगल बिटवीन ए और बी, क्योंकि हमने यहां पर यूज किया था ए डॉट बी, तो ये जो एंगल था ए और बी के दरमियान ही बनता है हमारे पास, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है इफ ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड एंड ए प्लस बी मैग्नीट्यूड, ये तीन वैल्यूज हमें गिवन है। आगे वो पूछता है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। आपने ए और बी के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है, मींस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमें ये तीन वैल्यूज गिवन है, इसमें से मैं इस वैल्यू को यूज करूंगा a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। तो यहां पर इस वैल्यू को लेके चलेंगे ए और बी के दरमियान एंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड्स। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 5 के बराबर था, स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड्स। अब स्क्वेयर ओपन करना है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर है, तो a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी नहीं लिखना, आपने a डॉट बी लिखना है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट है। जब हम स्क्वायर को ओपन करते हैं तो वो डॉट प्रोडक्ट होता है हमारे पास वेक्टर्स का, तो ये बात याद रखिए आप, ठीक है। तो a डॉट बी नहीं लिखना, सॉरी ए बी नहीं लिखना, a डॉट बी लिखना, जैसे मैंने यहां पर लिखा। ये किसके बराबर होता है, 25 के बराबर। a मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है 3, तो याद आएगा 3 का स्क्वायर हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में b की वैल्यू कितनी है, b मैग्नीट्यूड दैट इज 4 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट a डॉट b, जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने सॉल्व किया, इसी फॉर्मूले को यूज करना डॉट प्रोडक्ट। ये डिवाइड है, इधर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा हमारे पास। तो इसको मैं लिख सकता हूं a डॉट b को a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा ब्रैकेट क्लोज विच इज 25। ये कितना हो जाएगा 9, इसका आंसर कितना आ जाएगा 16, और 2a मैग्नीट्यूड की वैल्यू दैट इज 3 और b मैग्नीट्यूड की वैल्यू 4 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 25। ये टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस 2 3 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 कॉस थीटा बनता है मल्टीप्लाई करने से, इज इक्वल टू 25 इधर आगे माइनस, तो 24 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 25, ये जीरो हो जाएगा राइट साइड पे, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, नीचे आगे डिवाइड, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 ओवर 24 जब सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। हमें एंगल यानी थीटा निकालना है, तो कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, तो थीटा बराबर किसके आ जाएगा कॉस इनवर्स 0 डिग्री के, सॉरी 0 के। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस 0 कैलकुलेटर से 90 डिग्री आंसर मिलता है हमें, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, तो हमने प्रोजेक्शंस फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूला है प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन ए अलोंग बी से मुराद होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी, जिसके अलोंग होगा उसकी मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं। सेकंड में प्रोजेक्शन बी अलोंग ए से मुराद ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड। तो ये फार्मूला है, दोनों पार्ट्स के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रोजेक्शन ए अलोंग बी फाइंड आउट करते हैं। पहले ये ए अलोंग बी, एक ये भी रिप्रेजेंटेशन होती है शॉर्ट फॉर्म ए अलोंग बी। चलो जी, फार्मूला क्या है, ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2i प्लस 3j माइनस के डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर i माइनस 2j प्लस 4k होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसकी है, बी की, तो मैग्नीट्यूड हम स्क्वायर के साथ लेते हैं, स्क्वायर रूट के साथ। फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर, सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस 2 है, और लास्ट में थर्ड कंपोनेंट के का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम, कैसे, कंपोनेंट वाइज, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आई के कंपोनेंट के साथ, जे को जे के साथ, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, लास्ट में के कंपोनेंट -1 है,
और इधर 4 के बराबर हमारे पास, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4। अच्छा, इसे करेक्ट कर लीजिए, ये 4 का स्क्वायर 16 बनता है। अब ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आंसर मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, डिवाइडेड बाय इसको ऐड करेंगे तो √21, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रोजेक्शन ए अलोंग बी, इसका आंसर आएगा -8 डिवाइडेड बाय 21। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया इन दो वेक्टर्स का। अब आगे हमने प्रोजेक्शन बी अलोंग ए फाइंड आउट करना है। अब प्रोजेक्शन बी अलोंग ए फाइंड आउट करते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास होगा ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड, जिसके अलोंग प्रोजेक्शन हो उसके ही मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। ए डॉट बी, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना, 2i प्लस 3j माइनस के डॉट, ये वैसे ही आ जाएगा जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर किया हमने, 4k के बराबर, डिवाइडेड बाय हमारे पास a का मैग्नीट्यूड, a मैग्नीट्यूड से मुराद ये a है, इसके कंपोनेंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, कंपोनेंट वाइज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, i कंपोनेंट को j कंपोनेंट 3 -2 मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, k कंपोनेंट्स को भी मल्टीप्लाई करवा दिया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 9 प्लस 1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 2, इसका आंसर -6, इसका आंसर -4 डिवाइडेड बाय √14। इनको जब ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -8 ओवर √14। तो यहां अच्छा बेटा, यहां पर फर्स्ट पार्ट के दोनों प्रोजेक्शंस आ चुके हैं, ए अलोंग बी बी और बी अलोंग ए बी। दोनों प्रोजेक्शंस कैलकुलेट तो कर लिए, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो आंसर्स दिए हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट के, ये दोनों के दोनों वेक्टर प्रोजेक्शंस के हैं, लेकिन ये जो आंसर्स हमारे पास आए ये स्केलर प्रोजेक्शन है। आपकी बुक के अंदर जो टॉपिक डिफाइन है वो हमारे पास स्केलर प्रोजेक्शन है, क्योंकि हम वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एक स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पर जो आपकी बुक में टॉपिक है वो जस्ट स्केलर प्रोजेक्शन का है। ये दो फार्मूले जिनसे मैंने दोनों पार्ट्स को सॉल्व किया है। ये जो आंसर्स गिवन है ये प्रोजेक्शंस वेक्टर्स फॉर्म के अंदर है, लेकिन ये भी आंसर गलत दिए, इसका आंसर ये बनता है और इसका आंसर ये बनता है। हमारे पास आगे पीछे इंटरचेंज है दोनों प्रोजेक्शन वेक्टर्स के भी। ठीक है, अगर इसको आगे भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो वो भी मैं कर सकता हूं, लेकिन आप यहां तक रखें, आपका आंसर ये भी एक्सेप्टेबल होगा। एक और चीज, अगर एमसीक्यूज में आ जाए आपके पास ए डॉट बी, इसको मैं इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी मैग्नीट्यूड, यानी बी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको करना चाहते हैं ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए आ जाएगा, ये स्केलर बनेगा हमारे पास आंसर। इस तरह भी हम कर सकते हैं, लेकिन आप यहां पर ही रखेंगे। आपकी बुक के अंदर वेक्टर प्रोजेक्शन का है तो स्केलर को आप इसी तरह रखें जैसे आपकी बुक में डिफाइन है। ये आप एमसीक्यूज के तौर पर याद कर लें से, एक तो ये भी तरीकाकार है, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं ए डॉट बी को, ये यूनिट वेक्टर का निशान होता है हमारे पास, यानी ए डॉट बी यूनिट वेक्टर। प्रोजेक्शन ए अलोंग बी को एक इस तरह भी लिख सकते हैं हम, ये भी एक नोटेशन होती है लिखने की, इसको भी एमसीक्यूज के तौर पे याद रखें। ये भी कर सकते हैं और हम ये भी कर सकते हैं, ये आपके आप पर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, चलो जी नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये दो वेक्टर्स गिवन है, इसमें भी हमने प्रोजेक्शन ए अलोंग बी एंड प्रोजेक्शन बी अलोंग ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर्मूले मैंने लिख दिए, इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो दोनों में कॉमन ए डॉट बी है, तो पहले ए डॉट बी सॉल्व करेंगे हम। तो ए डॉट बी, ये ए वेक्टर डॉट ये बी वेक्टर, तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आई के कंपोनेंट को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जे के कंपोनेंट को जे के साथ, और लास्ट में के कंपोनेंट को के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 4 -2 और ये हो जाएगा +3। टोटल आंसर कितना आ जाएगा 5। 4 + 3 7 में से 2 को माइनस करेंगे, आंसर 5। ए डॉट बी तो आ चुका हमारे पास। ठीक है,
अब हम बी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो फिर हमें प्रोजेक्शन ए अलोंग बी मिल जाएगा। ठीक है, पहले बी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। ये वेक्टर बी दिया, इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर, आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। तीनों के कंपोनेंट्स यानी कोफिशिएंट्स वन है उनके स्क्वायर कर देंगे हम, तो वन स्क्वायर वन स्क्वायर वन स्क्वायर वन ही होता है हमारे पास तमाम वैल्यूज। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये बी मैग्नीट्यूड आ चुका हमारे पास, इसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो हमें प्रोजेक्शन ए अलोंग बी मिल जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी कितना है 5 डिवाइडेड बाय दूसरा क्या आ गया स्क्वायर रूट 3 आ चुका हमारे पास। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन हमें ए अलोंग बी मिल गई। आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करके बी के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर तब भी मिल जाएगा, लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी होगी। जो आपकी बुक में आंसर दिया वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो गलत आंसर है। ठीक है, तो इस तरह भी कंप्लीट कर सकते हैं आप अपने सवाल को, प्रोजेक्शन ए अलोंग बी। अब आते हैं जी प्रोजेक्शन बी अलोंग ए डॉट बी तो हमने फाइंड आउट कर लिया, पीछे क्या रह गया ए मैग्नीट्यूड। तो ए मैग्नीट्यूड यानी इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करेंगे 4 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी मिल जाएगी, ये आ जाएगी 16, इसका आंसर आ जाएगा 4 और इसका आंसर आएगा 9। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें मिल जाएगी टोटल स्क्वायर रूट ऑफ 29। जब इसको वैल्यू को रिप्लेस करेंगे हम यहां पर तो फाइनल प्रोजेक्शन बी अलोंग ए बी हमें मिल जाएगा। ये क्या आ गया 5 और मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू कितनी आ गई √29। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका। ये स्केलर क्वांटिटी के अंदर आपने इसी तरह आंसर दे देना है इसका। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है फाइंड अल्फा सो दैट वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी देन ए डॉट बी, उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा 0 के बराबर। इस कंडीशन को यूज करके हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और एक पॉइंट को नोट कर लीजिए, थीटा किसके बराबर होते हैं 0 के बराबर अगर ए और बी परपेंडिकुलर हो तो एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, चले जी स्टार्ट करते हैं। सिंस u परपेंडिकुलर टू v, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा 0 के बराबर। इस कंडीशन को यूज करके हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो u वेक्टर हमारे पास क्या है, दैट इज अल्फा i प्लस 3j प्लस k डॉट v वेक्टर क्या हमारे पास i माइनस 2j प्लस अल्फा k किसके बराबर 0 के बराबर। अब ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फा के आई के कंपोनेंट को आई के साथ अल्फा इंटू 1, जे के कंपोनेंट को जे के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय -2, के कंपोनेंट को के साथ तो 1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यह आ जाएगा अल्फा -6 प्लस अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया 2 अल्फा, 6 उधर जाके प्लस ये इधर आके डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ चुका। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें दो वेक्टर्स दिए हैं, हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, u इज परपेंडिकुलर टू v, तो देयरफॉर अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। इस कंडीशन को यूज करके अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। पहला वेक्टर ये है u अल्फा i प्लस 2 अल्फा j आ जाएगा माइनस k डॉट प्रोडक्ट, और ये आ जाएगा i प्लस अल्फा j प्लस 3k किसके बराबर 0 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए बेटा कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। i के कंपोनेंट को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू 1, j के कंपोनेंट को j के साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 अल्फा इंटू अल्फा, और k के कंपोनेंट को k के साथ -1 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसे सिंप्लीफाई करके हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मल्टीप्लाई करवाएं, अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0।
तरतीब दे दें इसे, 2 अल्फा स्क्वायर पहले, अल्फा बाद में, -3 इक्वल टू 0। मिड टर्म को ब्रेक करके इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 बनता है, तो 3 अल्फा -2 अल्फा -3 किसके बराबर आ गया, 0 के। यहां से अल्फा कॉमन आएगा, जब अल्फा कॉमन आएगा 2 अल्फा प्लस 3, इधर से -1 कॉमन आएगा, 2 अल्फा प्लस 3, 2 अल्फा प्लस 3 ये सेम नंबर है, अंदर क्या रह जाएगा अल्फा -1। एक तो हम इसे 0 के बराबर रखेंगे, 2 अल्फा प्लस 3 किसके बराबर, 0 के, और सेकंड वैल्यू अल्फा -1 इक्वल टू 0। ये इधर जाके -2 नीचे आके डिवाइड, तो -3/2 इसका आंसर एक तो ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, इसके दो आंसर्स आएंगे, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। यहां पर हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड भी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नंबर जी, हमने नंबर जी फाइंड आउट करना है जो कि सी पॉइंट में मेंशन है, सो दैट द ट्राइंगल विद वर्सेस ए बी सी, ये हमें ट्राइंगल के वर्सेस गिवन है, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। वो क्या बना रही है, राइट एंगल ट्राइंगल, किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। यानी राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और किस पॉइंट पर राइट एंगल है, सी पॉइंट पर। तो इसे मेंशन कर लेते हैं सी पर, इधर ए मेंशन कर लेते हैं और इसे बी मेंशन कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है बेटा। चलो जी, ये स्टेटमेंट मेरे पास गिवन है। अब देखिए हम वेक्टर्स का चैप्टर पढ़े तो वेक्टर्स की मदद से इसको सॉल्व करेंगे, और वेक्टर्स के अंदर जो 14.2 के अंदर जो टॉपिक है वो हमारा डॉट प्रोडक्ट का है, किसका, डॉट प्रोडक्ट। अब एंगल 90 यहां पर बनता है, एक वेक्टर मुझे चाहिए ए सी और एक वेक्टर चाहिए मुझे बी सी। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या सी बी कर लें आप, डायरेक्शन एक ही तरफ रखें, ए सी और बी सी, ये चीज ए सी और बी सी दो वेक्टर्स आ जाएंगे। इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेके हम जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। और हमें मालूम है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करके आए, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के बराबर। तो एंगल क्या होता है 90, ये 90 का एंगल है इसके और इसके दरमियान। तो दो वेक्टर चाहिए ए सी और बी सी, ये कैलकुलेट करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जी की, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास ये पॉइंट्स गिवन थे स्टार्टिंग के अंदर, मुझे ये दो वेक्टर्स बनाने ए सी और बी सी, लेकिन इनके पहले पोजीशन वेक्टर्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ये हम 14.1 के अंदर भी पढ़ चुके हैं, ओ ए, जिसका इनिशियल पॉइंट ओ पर हो वो पोजीशन वेक्टर होता है। ये छोटी ब्रैकेट को आपने बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, तो ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देख सकते हैं, आई जे के की फॉर्म में लिख लें या ब्रैकेट की शक्ल के अंदर लिख लें, एक ही बात है। तो ये सिंपल होती है, तो मैं इस नोटेशन को यूज करूंगा वेक्टर के लिए। तो ये ए पॉइंट था, ए वेक्टर मिल गया ओ ए। अब इसको भी पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, सेकंड कंपोनेंट को, सेकंड पॉइंट को, 0 3 1 आ जाएगा। इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 1 1 जे। मुझे पहले ये वेक्टर फाइंड आउट करना है ए सी, तो ए सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, ओ सी माइनस ओ ए आ जाएगा। तो ओ सी की वैल्यू क्या हमारे पास, वो ये 1 1 जी माइनस ओ ए की वैल्यू ये 3 0 -2। कंपोनेंट वाइज सॉल्व करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। तो आ जाएगा 1 -3 1 -0 और z माइनस माइनस प्लस z प्लस 2 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा -2 1 z प्लस 2। ये ए सी वैक्टर आ चुका। अब हम कैलकुलेट करेंगे बी सी वैक्टर, दूसरा वेक्टर, क्योंकि ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है इसलिए हमें दो वेक्टर्स चाहिए। दूसरा वेक्टर आ जाएगा बी सी, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी की वैल्यू वही है हमारे पास, याद है कि 1 1 जी माइनस ओ बी की वैल्यू 0 -0 3 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 -0 1 -3 और लास्ट में z -1।
कंपोनेंट वाइज फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ माइनस कर दिया, तो 1 माइनस 0 आंसर इज 1, इसका आंसर -2 और ये z -1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास ये और ये परपेंडिकुलर है फ्रॉम फिगर कि AC इज परपेंडिकुलर टू BC, तो दिस इंप्लाइज AC डॉट BC किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ये AC वेक्टर आया हमारे पास -2 1 z प्लस 2 आ गया डॉट, ये दूसरा वेक्टर आ गया 1 -2 z -1 डॉट प्रोडक्ट, इसको 0 के बराबर रखे हम z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहां से। ठीक है, चलिए जी फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सिंप्लीफाई करते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको इसके साथ प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2 और लास्ट में z प्लस 2 को z -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए जी आगे सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -2, ये भी कितना हो जाएगा -2 और इसको सॉल्व करते हैं z स्क्वायर -z प्लस 2z -2 के बराबर, इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है मल्टीप्लाई करके। अब अरेंज करते जाएं, z स्क्वायर पहले आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद प्लस 2z, बल इन दोनों को सॉल्व करें तो ये किसके बराबर आ गया, z के बराबर, 1 2 और 3, -2 -2 -6 के बराबर। इसकी मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करेंगे, 3z -2z -6 और z कॉमन आएगा इसमें से, जब z कॉमन आएगा तो z प्लस 3 -2 कॉमन आएगा तो z प्लस 3, तो ये चीज आ जाएगी। तो फाइनली नेक्स्ट स्टेप में z प्लस 3 इंटू z -2, ये फैक्टराइज तो हो चुके। अब इसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे सेपरेटली। जब सेपरेटली सॉल्व करना है हमने इसे, तो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको 0 के बराबर रखेंगे और इसे 0 के बराबर रखेंगे, तो z प्लस 3 बराबर 0 के और z -2 बराबर 0 के, तो a आ जाएगा z इज इक्वल टू -3, एक वैल्यू ये आ चुकी है हमारे पास और दूसरी वैल्यू आ जाएगी z इज इक्वल टू 2। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, सारा प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन कर दिया और ये फाइनल आंसर बनता है इसका क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इफ a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स, हमें a और b यूनिट वेक्टर्स गिवन है एंड 2 थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान जो एंगल हमें गिवन है वो कितना है, 2 थीटा के बराबर। देन शो दैट, ये आइडेंटिटी हमने प्रूव करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स, अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनकी मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 के बराबर होती है, ये हमें मालूम है बाय डेफिनेशन, ये डिफॉल्ट होती है। जो मर्जी यूनिट वेक्टर हो उसकी मैग्नीट्यूड ऑलवेज किसके बराबर होगी, 1 के इक्विवेलेंट होती है। अब मुझे ये रिजल्ट प्रूफ करना है, तो राइट साइड पे ये जो फैक्टर है मॉडुलस फॉर्म के अंदर a माइनस b यूनिट वेक्टर्स हैं ये, उसका मॉडुलस, इसको लेके चलेंगे। अब इसको कैसे लेके चलना है, इसके स्क्वायर को कंसीडर कर लें आप। ठीक है, अब वेक्टर्स के अंदर जो स्क्वायर लेते हैं हम किसी भी चीज का, जैसे कि मुझे a और b वेक्टर्स का स्क्वायर लेना है, तो जब स्क्वायर लेते हैं तो मॉडुलस फॉर्म के अंदर लिखते हैं। वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन कोशिश करें मॉडुलस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करें, तो यह आ जाएगा a का स्क्वायर a कैप प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, इस तरह लेना है आपने, क्योंकि जब ए बी लिखना है लास्ट में 2 टाइम्स ए डॉट बी, क्योंकि ये स्केलर डॉट प्रोडक्ट का टॉपिक है तो ए और बी के दरमियान डॉट लास्ट में लिखना है आपने। ठीक है, तो इस तरह आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 के बराबर होती है, आ जाएगा 1 का स्क्वायर। बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू किसके बराबर होती है, वो भी 1 का स्क्वायर होता है हमारे पास, ये 1 आ जाएगी। और यहां पे डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला एंगल बिटवीन, हमारे पास ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u डॉट v को हम यानी a डॉट b को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, cos ऑफ थीटा नहीं लिखना, इनके दरमियान एंगल कितना है 2 थीटा लिखना है आपने। ठीक है, a और b उसने स्टार्टिंग में हमें कह दिया था। क्लियर है बेटा, चले जी अब 1 प्लस 1 माइनस, ये दोबारा आ चुका, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 1
और इसकी वैल्यू भी क्या है 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है 1 के बराबर। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये भी 2 बनेगा और साथ में क्या आ जाएगा cos 2 थीटा के बराबर। ठीक है, और इधर से क्या कॉमन आता है 2, क्या रह जाएगा 1 - cos 2 थीटा के बराबर। और लेफ्ट साइड पे क्या है हमारे पास a कैप b कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई है, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, ये चीज आ जाएगी। 2 को भी डिवाइड ना करें, पहले हम डबल एंगल का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो प्रूफ करना है उसमें क्या है हमारे पास आ रहा है साइन थीटा। तो साइन के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं डबल एंगल के अंदर, तो जो प्रूफ करना है तो वो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा cos 2 अल्फा 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है हमारे पास। ठीक है, तो इस डबल एंगल की जगह फॉर्मूला मैं यूज करूंगा 2 वैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, ये मैंने आपको बताया हुआ 1 - cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर ही होता है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें याद हो कि हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है यहां पर। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे तो वही चलता आ रहा है a कैप - b कैप का स्क्वायर, और ये 2 वैसे आ जाएगा 1 - 1 साइन को चेंज कर दें +2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये 1 और ये 1 कैंसिल, 2 × 2 कितना आ जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ये 4 आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं a - b मैग्नीट्यूड, और ये भी स्क्वायर बनता है 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। डायरेक्ट में इसका आंसर लिख रहा हूं तो यह आ जाएगा a कैप - b कैप मॉडुलस। स्क्वायर रूट लेने से ये स्क्वायर भी कैंसिल, ये स्क्वायर भी कैंसिल, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा। ये 2 मल्टीप्लाई है, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1/2 a कैप - b कैप मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू साइन थीटा। और यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था स्टार्टिंग में जो हमें गिवन था। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इफ a + b की मैग्नीट्यूड इक्वल हो a - b की मैग्नीट्यूड, अगर इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है देन शो दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर। अगर a और b परपेंडिकुलर हैं तो हमें क्या साबित करना है कि इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा 0 के बराबर। ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है इस स्टेटमेंट के अंदर, इस कंडीशन को लेकर चलना हमने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये गिवन है स्टार्टिंग के अंदर a + b मैग्नीट्यूड इक्वल a - b मैग्नीट्यूड। अब कैसे सॉल्व करना है, स्क्वेयरिंग करते हैं बोथ साइड्स। जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो a + b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर a - b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ओपन करना हो तो हम इस तरह ओपन करते हैं a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b। a डॉट b लिखना होता है ना कि a b, क्योंकि हमारा टॉपिक डॉट प्रोडक्ट है तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे a डॉट b। अब इधर आते हैं a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस है तो माइनस ही आएगा, a डॉट बी के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ये चीज आ जाएगी। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई कैसे करना है, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है कि a डॉट बी इक्वल टू 0। ये a डॉट बी है, यहां पर भी a डॉट बी है, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं कोसाइन के अंदर। इन टर्म्स को इधर ले आते हैं, लेकिन उससे पहले इसको मैं लिख लेता हूं a स्क्वायर, इसे b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, इसे भी लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a डॉट b। इस तरह हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड को बाद में। इन टर्म्स को इधर ले आते हैं तो साइन चेंज a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। ये कैंसिल आउट हो जाएगी इसके साथ, ये इसके साथ 2 + 2 कितना आ जाएगा टोटल 4a डॉट b, और किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। ये नीचे जाके डिवाइड, तो a डॉट b आंसर क्या आ गया 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए दो वेक्टर्स का तो इट्स मीन
वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, हैंस प्रूव। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव्ड हो चुका। बड़ा सिंपल सा सवाल था, कर दिया हमने इसे कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट है शो दैट द वेक्टर्स, ये फर्स्ट वेक्टर गिवन है, ये सेकंड और ये लास्ट में थर्ड वेक्टर, तीन वेक्टर्स हमें दिए हैं और प्रूव करना है फॉर्म और राइट ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल से मुराद एक एंगल 90 का होगा, ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है हमारे पास ये तीन वेक्टर्स। ठीक है बेटा, अब कैसे सॉल्व करना है, यहां पर हम दो कंडीशंस को लेके चलेंगे। पहले तो ये चेक करेंगे, ये जो तीन वेक्टर्स दिए हैं इसे मैंने ए का नाम दे दिया, इसे बी का और इसे सी का नाम दे दिया, कि ये तीन वेक्टर्स ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं। अगर ट्राइंगल बनाएंगे तो फिर हम राइट एंगल ट्राइंगल चेक करेंगे कि वो बनती है या नहीं। तो पहले हम ट्राइंगल के लिए क्या कंडीशन होती है, तो ट्राइंगल के लिए ये सिंपल कंडीशन है, कोई से दो वेक्टर्स, ये तीन वेक्टर्स है हमारे पास, कोई से दो वेक्टर्स को प्लस करें थर्ड के बराबर हो। जैसे मिसाल के तौर पर कंपोनेंट को सॉल्व करके चेक कर लेते हैं, ये 3 + 1 4 बनता है, ये 4 नहीं है हमारे पास। तो मैं अगर इन दोनों को ऐड करूं, ये 1 और ये 2, 1 + 2 कितना होता है 3, तो ये बनता है, यानी इन दो को ऐड करें तो ये ए के इक्विवेलेंट बन सकता है। तो पहले हम ट्राइंगल की कंडीशन को चेक करेंगे कंप्लीट। चले जी, पहले मैं लिखूंगा b + c, बी वेक्टर क्या हमारे पास i - 3j + 5k + 2i + j - 4k। अब कंपोनेंट वाइज सॉल्व करते हैं, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3i के बराबर। ठीक है, ये j कंपोनेंट, ये j कंपोनेंट, -3 + 1 - 2j + 5 - 4 दैट इज k के बराबर आ चुका। अब जरा गौर से देखें, ये वेक्टर हमारे पास a है, क्या है a वेक्टर, तो दिस इंप्लाइज b + c = a। सम ऑफ टू वेक्टर्स अगर इक्वल टू थर्ड वेक्टर हो जाए तो हेड टू टेल रूल हमारे पास वो ट्राइंगल ही बनती है। ठीक है बेटा, ये वेक्टर बी होता है, ये वेक्टर सी, ये उसका रिजल्टेंट आ जाएगा वेक्टर ए, तो ये ट्राइंगल बना लेती है हमारे पास। ठीक है, दिस शोज वेक्टर्स फॉर्म ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल तो बना लेती है, लेकिन हमने प्रूफ क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, क्या होता है 90 डिग्री का, यानी कोई से दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें वो डॉट प्रोडक्ट उसका किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आ सकता है। ये चेक कर लेते हैं अभी हम। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अब चेक करते हैं कोई से दो वेक्टर्स। ठीक है, अब देखिए आंसर 0 प्रूव करना है, तो मैं अगर a को c के साथ सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर 0 बन जाएगा, क्योंकि 90 का दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, जरूरी नहीं कि b और c हो, कोई भी अरेंजमेंट आ सकती है हमारे पास। ठीक है, तो चेक करते हैं जी, ये मैंने पहले से सॉल्व किया है, तो a.c करते हैं जी, a.c, इसका आंसर 0 बन जाएगा। तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो एक एंगल हमें 90 का मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो जी, अब आते हैं जी, ये a वेक्टर और ये c वेक्टर, तो a वेक्टर 3i - 2j + k डॉट c का हमारे पास 2i + j - 4k, मल्टीप्लाई करवाते कंपोनेंट वाइज, 3 को 2 के साथ 3 × 2, i के साथ j के साथ -2 × 1 और लास्ट में k कंपोनेंट को k के साथ 1 × -4, ये आ जाएगा 6 - 2 -4, तो 6 - 6 आंसर इज 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो वेक्टर्स क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से मुराद उनके दरमियान एंगल कितना होगा हमारे पास, दैट इज 90 डिग्री, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो एंगल 90 का आ जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल लाजमी बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, सेकंड सॉल्व करते हैं अब। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट है शो दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स P, Q एंड R
ये 3 पॉइंट्स गिवन है, फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं, तो फिर हम राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ चलेंगे। लेकिन यहां पर हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, तो पहले तो हमें वेक्टर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल के लिए हम कोशिश करेंगे 3 वेक्टर्स पी क्यू आर, यानी पी क्यू, क्यू आर और पी आर वेक्टर्स, ये बनाने के बाद पहले ट्राइंगल चेक करेंगे, उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ चलेंगे। ये पॉइंट्स गिवन है, तो पहले इनके पोजीशन वेक्टर्स बना लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर इनिशियल पॉइंट हमारे पास ओ पर होते हैं, तो ये पोजीशन वेक्टर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, छोटी ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट में वेक्टर होता है हमारे पास 4 -1 2 आ जाएगा, और यह आ जाएगा 1 3 -1 के बराबर, और लास्ट में क्या आ जाएगा -2 4 6, ये चीज बनेगी हमारे पास, ठीक है बेटा। चलो जी, अब 3 वेक्टर्स निकाल दे, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। तो पहले पी क्यू वेक्टर कैसे आएगा, तो ओ क्यू में से ओ पी हम क्या करेंगे माइनस, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 1 3 -1, और ओ पी की वैल्यू 4 -1 2 आ जाएगी। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सोल्व करेंगे, फर्स्ट 1 -4, सेकंड को सेकंड के साथ 3 माइनस माइनस प्लस 1 -1 -2 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे, ये -3 4 -3, ये पहला वेक्टर आ गया पी क्यू। अब आते क्यू आर सेकेंड वेक्टर की तरफ, ओ आर माइनस ओ क्यू, ओ आर की वैल्यू ये हमारे पास, ये आ जाएगा -2 4 6, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ओ क्यू, ओ क्यू की वैल्यू ये है 1 3 -1। कंपोनेंट वाइज सोल्व करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ -2 -1 कॉमा 4 -3 और 6 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये क्यू आर वेक्टर आ जाएगा हमारे पास -3 और ये 1 और ये 7, ये वेक्टर आ चुका पी क्यू क्यू आर। और लास्ट में क्या कह रहा गया हमारा क्यू आर वेक्टर्स, सॉरी पी क्यू क्यू आर और पी आर थर्ड वेक्टर। ट्राइंगल को 3 वेक्टर्स बनाएंगे हमारे पास, चेक करते हैं इसे। तो ये कैसे का ओ आर माइनस ओ पी, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, ये वेक्टर पी है हमारे पास, तो ओ आर क्या हमारे पास दैट इज -2 4 6 माइनस ओ पी क्या हमारे पास 4 -1 2, कंपोनेंट वाइज -2 -4 और 4 माइनस माइनस प्लस 1 6 -2, तो फाइनली -6 आ जाएगा 5 आ जाएगा, और क्या बनेगा 4 के इक्विवेलेंट पी आर वेक्टर्स। 3 वेक्टर्स आगे पी क्यू क्यू आर और पी आर। अब ये चेक करें ये ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं, किसी 2 वेक्टर्स को प्लस करेंगे वो थर्ड के बराबर आंसर आना चाहिए। ये देखिए फर्स्ट कंपोनेंट को सोल्व कर लें आप, आपको पता चल जाएगा -3 कितना होता है -6, तो ये -6 बनता है। तो मैं इन 2 वेक्टर्स को ऐड करूंगा, कौन से 2 वेक्टर्स पी क्यू प्लस क्यू आर, ये चीज आ जाएगी। तो पहला वेक्टर क्या हमारे पास -3 4 -3 प्लस करते हैं जी -3 1 और 7, कंपोनेंट वाइज सॉल्व करें जी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको इसके साथ सॉल्व करना है तो ये -6 आंसर देगा, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे 4 + 1 5 -3 + 7 दैट इज 4। ये वैल्यू किसकी हमारे पास पी आर की वैल्यू, तो ये हमारे पास ट्राइंगल बनाती है कि सम ऑफ 2 वेक्टर्स इक्वल टू थर्ड वेक्टर बनता है हमारे पास, ठीक है। तो ये ट्राइंगल तो बन गई, दिस शोज पी क्यू एंड आर फॉर्म आ ट्राइंगल। अभी ट्राइंगल बनाई है हमारे पास, ठीक है। अब हम चेक करेंगे फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, किसके लिए फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा 0 के बराबर आंसर आना चाहिए। चलो जी 3 वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर है एक ये और एक ये, 1 बाय 1 चेक करते हैं कौन सा वेक्टर डॉट प्रोडक्ट 0 देता हमें। तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास पी क्यू डॉट क्यू आर, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, स्पेस कम है मेरे पास, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है -3 मल्टीप्लाई बाय -3 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय
7, ये वैल्यू आ गई। यह आ जाएगा 9 - 4 - 21। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर 0 के बराबर नहीं आता। 25 तो -16, तो ये 0 नहीं बनता। नेक्स्ट चेक करते हैं अब हम। अच्छा बेटा, यहां पर मल्टीप्लाई करने से +4 था और ये हमारे पास -8 के बराबर आता, तब भी 0 नहीं बनता। अब आते हैं, ये तो डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं है, इसका इसके साथ। अब इसका मैं इसके साथ चेक करता हूं, इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ। ठीक है, P Q डॉट P R, ये मेरे पास ये वाला वेक्टर है और ये वेक्टर है। कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, तो -3 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस सेकंड कंपोनेंट को सेकंड के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 5, थर्ड को थर्ड के साथ प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 + 20 -12, तो ये 38 में से इसको माइनस करें 26, ये भी 0 नहीं आता हमारे पास। ठीक है, ये पी क्यू और पी आर को मैंने मल्टीप्लाई किया यहां पर। ठीक है, ये और ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू आर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं पी आर के साथ, लास्ट में क्यू आर डॉट पी आर, तो ये वेक्टर मेरे पास ये है और इधर ये वेक्टर है। कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय -6, -3 मल्टीप्लाई बाय -6, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, सेकेंड कंपोनेंट, लास्ट में ये कंपोनेंट आ जाएगा, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा 18 + 5 + 28, तो ये हमारे पास आ जाएगा 46, 51, ये भी 0 नहीं आया। कोई भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले, 3 वेक्टर से हमारे पास, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर, ट्राइंगल तो बनाते हैं लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाते। तो यहां तो हमारी ये स्टेटमेंट में कोई मिसप्रिंटिंग है या मिस्टेक है, क्योंकि हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव्ड ऐसे ही करना है। अब अगर इन फ्यूचर अगर स्टेटमेंट यानी पॉइंट्स को चेंज कर देता है तो इसी मेथड को फॉलो करके किसी का भी आंसर 0 आ जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगी, अदरवाइज राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर हमारे पास नहीं बनती। दिस शोज P Q and R not formed a right angle triangle, तो ये प्रूव्ड नहीं होता हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल्स। ठीक है बेटा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, प्रूव दैट cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। ये फॉर्मूला हम चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ चुके हैं। अब ये चैप्टर नंबर 14 है, वेक्टर्स का चैप्टर है, तो वेक्टर्स को यूज करते हुए हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। अब कैसे लेके चलना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 एंगल्स है, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो 2 एंगल्स ज्योमेट्रिकली यहां पर हम वेक्टर्स फॉर्म के अंदर 2 वेक्टर्स कंसीडर कर लेंगे, एक ओ ए वेक्टर, दूसरा ओ बी वेक्टर। एक एंगल मेरे पास अल्फा बनाएगा ओ ए के साथ एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा जो वेक्टर होगा बीटा वो ओ बी के साथ बनाएगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हमें मालूम है वो नेगेटिव एंगल होता है, तो यहां पर नेगेटिव एंगल होगा तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास बन सकता है। ठीक है, अब इसको एलैबोरेट करते हैं इन वर्ड्स के अंदर। तो यहां पर मैंने क्या कंसीडर कर लिया, लेट ओ ए एंड ओ बी, ये ओ ए और ओ बी बी टू यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स इसलिए लिए क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, तो हमारा रिजल्ट आसानी के साथ प्रूव्ड हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि रिजल्ट को सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेके चलें, ठीक है, जनरल फॉर्म के अंदर नहीं। मेक्स एंगल अल्फा एंड बीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली, यानी ओ ए के साथ अल्फा बना रहे हैं और ओ बी के साथ माइनस बीटा बना रहा है, इसे करेक्ट कर लीजिए हमारे पास। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अब देखें जरा कैसे लेके चलना है। अब मुझे यहां पर वेक्टर्स के कंपोनेंट्स भी चाहिए, क्योंकि जब प्रूव करना है, एक वेक्टर मेरे पास क्या है ओ ए और दूसरा वेक्टर क्या है मेरे पास ओ बी। वेक्टर्स के 2 कंपोनेंट्स है, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन है, एक आई कंपोनेंट होगा, दूसरा जे कंपोनेंट होगा हमारे पास। ठीक है, अब कैसे मेंशन करना है ये आप यहां पर, तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम लग जाएगा।
ये चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको बता देता हूं। देखिए जी, पॉइंट्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। अगर पॉइंट के अंदर लिखना हो, ये पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इन यूनिट सर्कल, यूनिट वेक्टर ही समझ लें इसे, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट। जो वाई कंपोनेंट होता है यूनिट वेक्टर के अंदर, तो वो साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, वाई कंपोनेंट। इसी तरह हमारे पास जो यूनिट सर्कल को छोड़ दें, यूनिट की बात करें, कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट, वो किसके बराबर होता है? एक्स कंपोनेंट के बराबर होता है। यानी एक्स कंपोनेंट कोस थीटा, वाई कंपोनेंट साइन थीटा। ये आम तौर पर याद रखें आप ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर। लेकिन यहां पर अल्फा है और बीटा है। पहले मैं इसे फिल करूंगा ओ ए को, लेकिन ये अल्फा बना रहा है, कोस तो होगा, थीटा नहीं लिखना, कॉस अल्फा लिखेंगे आप। और इसका y कंपोनेंट साइन होता है, तो साइन अल्फा आ जाएगा इसके मुताबिक, जो चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं इस तरफ, cos बीटा लिखना है, क्योंकि cos होगा x कंपोनेंट, एंगल कितना है? माइनस बीटा। और ये भी हम पढ़ चुके हैं, cos माइनस बीटा किसके बराबर होता है? cos बीटा के बराबर। तो यहां पर cos बीटा बनेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जब बात करेंगे साइन की, साइन के साथ एंगल क्या बनेगा? माइनस बीटा, तो उसे माइनस बीटा के इक्विवेलेंट लिखेंगे। चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। दूसरी रीजन, फोर्थ में साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, तो यहां पर माइनस साइन बीटा बनेगा इसका। ये ए के कंपोनेंट्स आ जाएंगे और ये बी के कंपोनेंट्स मैं आपको बता चुका हूं। सिंपल इसको याद रखें, एक्स कंपोनेंट कॉस होता है, वाई कंपोनेंट साइन होता है हमारे पास। जो एंगल होगा उसे लिख दें। अब इसको वेक्टर्स फॉर्म के अंदर लिखते हैं, तो ये वेक्टर क्या बनेगा? कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा के बराबर। ये कॉस बीटा आ जाएगा माइनस साइन बीटा बनेगा हमारे पास। ठीक है, देन इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट से इसे प्रूव करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए ओ ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? ओ बी के साथ, विच इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ये हम पढ़ चुके हैं, ओ ए मैग्नीट्यूड ओ बी मैग्नीट्यूड कॉस। ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था cos थीटा इक्वल टू यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय दिस। ये डिवाइड है, इधर आगे क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो u डॉट वी यानी ओ ए डॉट ओ बी इसके इक्विवेलेंट बनता है। अब यहां पर हमारे पास a और b के दरमियान एंगल, टोटल एंगल कितना होगा ये देखना हमने। ठीक है, एंगल हमेशा हम लेते हैं क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। ये तो ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन ये क्लॉकवाइज है। अगर इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास अल्फा, अगर यहां से मेजरिंग स्टार्ट करें यहां तक ओ तक, एंटी क्लॉकवाइज, ये नेगेटिव नहीं लेना अब हमने, ये क्लॉकवाइज स्टार्टिंग में हमने लिया था वेक्टर बनाने के लिए। यहां से स्टार्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये कितना हमारे पास? अल्फा। टोटल हो जाएगा इसका और इसका अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, इतना लिखें और अल्फा प्लस बीटा लिख दें आप। तो ए और बी के दरमियान एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इधर हमारे पास क्या बनता है? इधर हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं दोनों वेक्टर्स का। दो वेक्टर्स ये हमारे पास गिवन है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? ये बनेगा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा। और ये मैग्नीट्यूड था, और ये यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1 के बराबर होती है। इसे भी 1 लिख लें और इसे भी 1 लिख लें, विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते कंपोनेंट वाइज। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, लेकिन माइनस है तो साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन के साथ, यहां पर माइनस वैल्यू थी। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव्ड हो चुका। कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव्ड हो चुका। बिल्कुल इससे सिमिलर आपने एग्जाम्पल नंबर 8 भी प्रूव करनी है, क्योंकि ये भी एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। प्लस वाला मैंने करवा दिया, इंशाल्लाह जब हम एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करेंगे तब मैं ये भी करवाऊंगा, लेकिन आपने भी इसे प्रैक्टिस लाजमी करना है। ठीक है बेटा, चलो जी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, और ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है, बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। इसे प्रोजेक्शन लॉ भी कहते हैं, प्रूफ के लिए ये भी आ सकता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू साइड बी। अच्छा जी, कैसे? इन एनी ट्राइंगल, तो मैं एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूं ए बी सी, क्योंकि हम वेक्टर्स का चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, तो 3 वेक्टर्स कंसीडर कर लेते हैं, ए बी सी बी द वेक्टर्स अलोंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये जो 3 वेक्टर्स मैंने फर्ज किए हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना? ए के अपोजिट ए आ जाएगा वेक्टर स्मॉल, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट सी, अलोंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल मैंने ये फर्ज कर लिए। अगर ये अलोंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं तो सम ऑफ ऑल वेक्टर्स 0 के बराबर होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है बेटा, अगर 3 ट्राइंगल्स अलोंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हो, उन तीनों को ऐड करें, वो 0 के इक्विवेलेंट होता है। तो इस रिजल्ट से हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रूफ। अब कैसे लेके चलना है, हमें कौन सा प्रूफ करना है? बी, तो बी को लेफ्ट साइड पे रखेंगे, ए और सी को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो यह आ जाएगा बी इक्वल माइनस ए माइनस सी। अब जो प्रूफ करना है बी वाला, तो इसका डॉट प्रोडक्ट आपने बी के साथ ही लेना है, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद किसके साथ? वेक्टर बी के साथ, बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे। तो इधर आ जाएगा बी डॉट बी और इधर आ जाएगा ए डॉट बी माइनस बी डॉट सी। आगे पीछे कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। ठीक है, अब बी डॉट बी ये हम पढ़ चुके हैं, बी डॉट बी सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है हमारे पास, विच इज बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं उसे हम। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर, इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लिख सकते हैं। अब आगे ए डॉट बी, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करना है हमने, यू डॉट वी वाला। अब कैसे सॉल्व करना है, जरा इसको आइडिया देखें। अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस। अब एंगल कितना है ये अब हमने यहां पर जज करना है, एंगल को बाद में लिखते हैं, पहले इसको भी सिंप्लीफाई कर लें। यह आ जाएगा बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ, एंगल देखते हैं एंगल कितना बनता है। यहां पर वेक्टर ए और बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी। ये जो एंगल होगा ये ए और बी के दरमियान में होगा, लेकिन ये एंगल हमारे पास सी है, सी पॉइंट पर बन रहा है ये वाला एंगल, टोटल 180 होता है। 180 में से ये माइनस करेंगे तो ये एंगल 180 माइनस सी मिलेगा यहां पर। तो ए और बी के दरमियान जो एंगल बनेगा वो हमें कितना मिलेगा? 180 माइनस सी, कैपिटल सी। अब बी और सी, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर, तो यहां पर जो एंगल होगा ये वाला, तो ये 180 माइनस ए होगा, क्योंकि ये ए है और ये टोटल 180 बनता है। टोटल में से ये माइनस करेंगे तो 180 माइनस ए आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 180 माइनस ए। ठीक है, चलो जी, इधर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए मैग्नीट्यूड ए के बराबर, बी मैग्नीट्यूड बी के बराबर। अब इसको चैप्टर नंबर 10 के मुताबिक सॉल्व करते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, 2 टाइम्स 90 माइनस सी, तो यह आ जाएगा बी सी, और ये भी लिख लेते हैं हम 2 टाइम्स 90, क्योंकि 180 है, अलाइड एंगल्स की मदद से इसे सॉल्व करते हैं। अभी आपको बता चुका हूं, लेकिन इससे पहले ये माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं हम, बल्कि बी को कॉमन लें तो अंदर क्या रह जाएगा? माइनस ए। 2 टाइम्स 90, ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड में कॉस की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, और ये इवन नंबर है तो चेंज नहीं करना, तो यह जाएगा माइनस कॉस ये वाला एंगल सी के बराबर। बी बाहर चला गया, इधर स्मॉल सी है, तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड में कॉस की वैल्यू नेगेटिव, तो इसे चेंज नहीं करना, ये इवन नंबर है तो कॉस कॉस ही रहेगा, तो एंगल कितना आ जाएगा? ए के इक्विवेलेंट। तो ये अलाइड एंगल हम चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ चुके हैं। ये बी नीचे आके डिवाइड होगा, तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ए कॉस कैपिटल सी, तो माइनस माइनस प्लस सी कॉस कैपिटल ए, ये इसके साथ कैंसल, तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव्ड हो चुका। बड़े सिंपल से प्रूव्ड है, इस तरह हमने प्रूव करने हैं रिमेनिंग पार्ट्स को भी। ठीक है बेटा, चलिए सेकंड पार्ट भी प्रूव करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। ये भी प्रोजेक्शन ला है, यहां पे बी था और यहां पे सी है, वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट।
हमने एक ट्राइंगल कंसिडर कर लेनी है, तीन वेक्टर्स ए बी सी बी, द वेक्टर्स अलोंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ए के अपोजिट ए आ जाएगा, बी के अपोजिट बी वेक्टर, सी के अपोजिट सी वेक्टर आपने लेट कर लेना, ठीक है। ये लेट करने के बाद जिस तरह यहां पर किया वैसे ही लेके चलेंगे। सम ऑफ वेक्टर किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर, क्योंकि तीनों वेक्टर्स अलोंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल कंसिडर किए हैं। अब ये सी वाला रिजल्ट हमने प्रूव करना है, तो सी को हम यहां पर ही रखेंगे, माइनस ए माइनस बी उधर चला जाएगा। अब इधर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, इधर हमने लेफ्ट पे बी रखा था और टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी किया था, इधर सी है तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? विद सी के साथ। तो यह आ जाएगा सी डॉट सी और इधर आ जाएगा ए डॉट सी माइनस ए बी पहले से मौजूद है बी डॉट सी, यानी सी का डॉट प्रोडक्ट लिया, सी डॉट सी आ गया, इसके साथ लेंगे तो ए डॉट सी, इसके साथ लेंगे तो बी डॉट सी। यहां पे जो सी डॉट सी होगा ये मैं पहले बता चुका हूं, ये सी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, इसको सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए डॉट सी अब हमारे पास, ठीक है। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, तो यह आ जाएगा माइनस ए मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड। कोसाइन एंगल बिटवीन ए एंड सी, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर सी, ये एंगल मिलेगा, लेकिन ये बी पॉइंट पर है तो 180 माइनस बी आ जाएगा, ठीक है बेटा। माइनस एज इट इज बी डॉट सी, यानी बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड। कोसाइन एंगल बिटवीन बी एंड सी, ये वेक्टर बी है और ये सी है, बी और सी के दरमियान ये एंगल बनता है जो कि क्या बनता है? 180 माइनस ए के बराबर। तो 180 माइनस ए आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे तो सी स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा माइनस ए और ये आ जाएगा सी। 180 को अलाइड एंगल में कन्वर्ट करें, 2 टाइम्स 90 माइनस बी सी कॉस, इससे भी अलाइड एंगल में कन्वर्ट करें, 2 टाइम्स 90 माइनस ए के बराबर आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे सी स्क्वायर है, लेकिन इसमें से सी कॉमन आता है, सी कॉमन आएगा तो आ जाएगा माइनस ए रह गया, लेकिन इसको अलाइड एंगल से सॉल्व करें, 2 माइनस, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो सेकंड में कॉस की वैल्यू नेगेटिव, और लेकिन ये इवन है, चेंज नहीं करना, कॉस एंगल क्या आएगा? बी के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। माइनस सी कॉमन आ चुका, ये माइनस बी। अब इस अलाइड एंगल को सॉल्व करते हैं, 2 माइनस, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड में कॉस की वैल्यू क्या होती है? माइनस, लेकिन ये इवन है, इसको चेंज नहीं करना है, दैट इज कॉस ए के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये नीचे आके डिवाइड होगा तो सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ए कॉस ऑफ बी माइनस माइनस प्लस बी कॉस ऑफ ए के बराबर, ये कैंसल आउट हो गया, तो सी किसके बराबर आ गया? ए कॉस ऑफ बी प्लस बी कॉस ऑफ ए। तो ये सेकंड रिजल्ट भी हमारा प्रूव्ड हो गया, दोनों सिमिलर थे, दोनों के दोनों मैंने करवा दिए, ठीक है। अब इसी तरह की एग्जांपल्स आपने खुद ट्राई करनी है, दैट इज प्रोजेक्शन लॉ, इस तरह ही सॉल्व करनी है जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट प्रूव करते हैं। अब हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है, इसे हम कोसाइन लॉ कहते हैं। इसके भी 3 रिजल्ट्स हैं, 2 इस एक्सरसाइज के अंदर है, थर्ड और फोर्थ पार्ट के अंदर, और एक एग्जाम्पल के अंदर मौजूद है। ये रिजल्ट प्रूव करना है, बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी ए कॉस बी के बराबर, ठीक है। स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर हमने की। एक ट्राइंगल ले लेंगे और ट्राइंगल्स के 3 वेक्टर्स, क्योंकि वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेट कर लेंगे ए बी एंड सी बी द वेक्टर्स अलोंग द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ए के अपोजिट ए आ जाएगा, बी के अपोजिट बी वेक्टर और सी के अपोजिट सी वेक्टर, ये मेंशन कर लिए जैसे फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर किए। इसी तरह हमें मालूम है अगर अलोंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल है तो सम ऑफ ऑल वेक्टर्स किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है, ये बात याद रखें, ठीक है। अब मुझे कौन सा रिजल्ट प्रूव करना? बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी बी वाली टर्म्स को मैं इधर ही रखूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास बी, और ए और सी दोनों उधर चला जाएगा, ए भी उधर चला जाएगा माइनस सी वेक्टर भी उधर चला जाएगा, ठीक है।
अब इसको दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन सिंपल डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसे। मैग्नीट्यूड टेकिंग, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं, टेकिंग मैग्नीट्यूड विद स्क्वायर्स के साथ, किसके साथ? स्क्वायर के साथ। अगर ये कर लेंगे तो काम एक दो स्टेप्स हमारे बच जाते हैं, क्योंकि अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे उससे मुराद ये होता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें वो उसी के बराबर बन जाएगा बी स्क्वायर के बराबर। तो इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड पे बी है, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड भी लेनी है और स्क्वायर भी लेनी है, इसका मैग्नीट्यूड भी लेना है स्क्वायर भी, लेकिन उसमें पहले एक काम कर लेना आपने, एक स्टेप और, ये माइनस कॉमन आ जाएगा तो फिर राइट साइड पे आपने लेना है, जो नेगेटिव साइन होगा वो मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव हो जाता है, तो ये आ जाएगा a प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहां से रिजल्ट प्रूव करना आसान हो जाएगा, जो नेगेटिव होता है वो मैग्नीट्यूड में खत्म हो जाता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो ये b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर होता है? b के बराबर। इधर स्क्वायर ओपन करना है, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट c। जब आपने 2 टाइम्स लिखना है, मैग्नीट्यूड नहीं लिखना होता, दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लिखनी होती है। ये स्क्वायर ओपन करते हैं हम वेक्टर्स फॉर्म के अंदर, तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां पर a डॉट c का फॉर्मूला लगाना है, a मैग्नीट्यूड c मैग्नीट्यूड, कोसाइन एंगल, कितना एंगल बनता है a और c के दरमियान, ये वेक्टर a है और ये c और ये a, ये वाला एंगल, ये एंगल इस पॉइंट पर तो b है, ये b है, लेकिन नीचे 180 माइनस b होगा, ये वाला एंगल, तो 180 माइनस b, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं एंगल 180 माइनस b। इसको अलाइड एंगल से सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac, इसको अलाइड एंगल से सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स 90 माइनस b, और हमें मालूम है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं? सेकंड में, तो सेकंड में कॉस की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, तो ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस के बराबर, तो एंगल क्या बचेगा? b, क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 टाइम्स ए सी कॉस ऑफ b, तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव्ड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने प्रूव करना है सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी के बराबर। जैसे ये वाला पार्ट प्रूव किया वैसे ही स्टार्ट करेंगे, इनिशियल स्टेटमेंट वैसे ही है जैसे ये लिखी, हमने एक ट्राइंगल कंसीडर करनी है और उसके अलोंग वेक्टर्स लेने हैं, ए बी एंड सी, बी द वेक्टर्स अलोंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। जितने भी पार्ट्स अभी तक किए ये स्टेटमेंट हमने हर एक के अंदर लिखी है, ठीक है, तो इसे याद रखना, ए के अपोजिट ए वेक्टर, बी के अपोजिट बी वेक्टर और सी के अपोजिट सी वेक्टर्स आ जाएगा। और हमें मालूम है तो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल वेक्टर्स किसके बराबर होगा? सम ऑफ ऑल वेक्टर्स 0 के बराबर, ठीक है, जैसे हमने यहां पर लिखा है सम ऑफ ऑल वेक्टर्स इक्वल टू 0। अच्छा बेटा अब हमने कौन सा रिजल्ट प्रूव करना है? सी स्क्वायर वाला। जब सी स्क्वायर वाला प्रूव करना है तो सी को हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे और राइट साइड पे ए चला जाएगा माइनस में, बी भी माइनस में। एक स्टेप और कर लेते हैं, माइनस कॉमन आता तो आ जाएगा a प्लस बी के बराबर, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड से काम जल्दी हो जाएगा, टेकिंग मैग्नीट्यूड विद स्क्वायर के साथ, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड विद स्क्वायर करेंगे तो काम हमारा आसान हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर तो बन जाएगा, वो डॉट प्रोडक्ट ही होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर हम इधर लेंगे सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का नेगेटिव साइन ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो उसे इग्नोर करना है, तो a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करके रिजल्ट प्रूफ करेंगे, तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये सी स्क्वायर के बराबर होता है। जब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ओपन करना है तो a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड्स नहीं लिखने, a डॉट b, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट का वेक्टर पढ़े तो जब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ओपन करते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर मैग्नीट्यूड, लेकिन a b को डॉट के फॉर्म के अंदर लिखते हैं हम, तो यह आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। a और b को सॉल्व करते हैं, a और b, ये वेक्टर a है
और ये वेक्टर बी, इनके दरमियान बनने वाला एंगल ये वाला 180 माइनस सी है, क्योंकि ये सी वाला एंगल है, टोटल 180 होता है, 180 सी माइनस करेंगे तो ये 180 माइनस सी, तो यानी इसको मैं लिख सकता हूं ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ 180 माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको, ये इस फॉर्मूले से बनता है कॉस थीटा, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, वो डॉट प्रोडक्ट हम यूज करके वो फार्मूला कोसाइन का बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको अलाइड एंगल से सॉल्व करेंगे, हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 2a इंटू बी, मैग्नीट्यूड को खत्म कर दें तो ये आ जाएगा अलाइड एंगल 2 टाइम्स 90 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड क्वाड्रेंट बनते हैं, अगर आपने 10th चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा है तो काम बहुत आसान है। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये इवन नंबर, इसे चेंज नहीं करना, कॉस ही रहेगा और ये कैपिटल सी आंसर आ जाएगा। तो ये रिजल्ट भी हमारे पास प्रूव्ड हो जाएगा। बिल्कुल एक जैसे सवाल है, अगर एक आ जाए दूसरा ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चारों के चारों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है शो दैट फॉर एनी वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी कोई से दो वेक्टर्स हो सकते हैं और ये इनइक्वालिटी हमने प्रूव्ड करनी है। अब कैसे लेके चलना है, ये जो दरमियान वाला ये मैग्नीट्यूड है इससे हम स्टार्ट लेंगे, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड से ये इनइक्वालिटी प्रूव करेंगे। तो ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर से लेके स्टार्ट करेंगे। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर से मुराद होता है सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, यानी ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ए डॉट ए, जरा इधर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर रहा, तो ए डॉट बी और लास्ट में बी डॉट ए के बराबर और प्लस बी डॉट बी आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट किया दोनों के साथ, सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। इसको भी लिख लेते हैं पहले, तो ये आ जाएगा बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहां पर अब यहां पर ए डॉट बी और बी डॉट ए ये सेम वेक्टर्स है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी के बराबर। ठीक है, तो ये ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास और ये बी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। अब यहां पर हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस, ये हम पढ़ चुके हैं। ये किसके बराबर होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा के बराबर। ठीक है बेटा, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, क्योंकि हमने जो प्रूफ करना है वो इनइक्वालिटी है। अभी यहां पर इक्वल का साइन है, इस कोस थीटा को मुझे खत्म करना है। वो कैसे खत्म करेंगे, बिकॉज हम चैप्टर नंबर 11 ग्राफ के अंदर ये पढ़ चुके हैं, कोस हमारे पास बाउंडेड फंक्शन होता है, इसका आंसर -1 से लेकर 1 के दरमियान होता है, कॉस का होता है बाउंडेड फंक्शन। इस कंडीशन को यूज करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना हिस्सा मैं यूज करूंगा यहां पर। वो क्या होगा हमारे पास, कॉस थीटा लेस देन 1, क्योंकि ये इक्वलिटी को मुझे इनइक्वलिटी के अंदर कन्वर्ट करना है तो कॉस थीटा को खत्म करना पड़ेगा। कॉस थीटा लेस देन 1 होता है ऑलवेज, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 11 के अंदर। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है, तो 2 टाइम्स ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा लेस देन होता है इससे 2 टाइम्स ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, देयरफॉर 1 बिकम्स, अब वो इक्वल का साइन नहीं रहेगा, इनइक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये हो तो इक्वल होगा, अगर ये लिखते हैं, इसको ओमिट करते हैं, खत्म करते हैं, ये लिखते हैं तो वो लेस देन में आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेस देन हो जाएगा किससे, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है,
ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, तो ये इक्विवेलेंट होता है हमारे पास ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सॉरी ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर के बराबर होगा, ऊपर वाला ये कॉम्बिनेशन हमारे पास। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज इनइक्वलिटी है, तो लेफ्ट साइड पे ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर रूट खत्म करेंगे हम, सॉरी स्क्वायर खत्म करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा ए प्लस बी मैग्नीट्यूड लेस होगा ए मैग्नीट्यूड से प्लस बी मैग्नीट्यूड से। ये पहला हिस्सा हमारे पास प्रूव्ड हो चुका, इसे ए कह देते हैं फर्स्ट पार्ट। अभी हमारे पास इतना हिस्सा प्रूव्ड हुआ कि ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड लेस देन होती है ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड, ये स्क्वायर खत्म होने के बाद। ठीक है, अब आते हैं इस पोर्शन की तरफ। अब इसको हमने कैसे प्रूव करना है, जरा इसको भी समझना आपने। जो रिजल्ट हमने ये वाला प्रूव किया, इसी रिजल्ट्स को आगे भी यूटिलाइज करेंगे, कैसे लेके चलना है जरा समझना आपने। एज ये ए मैग्नीट्यूड को मैं इस तरह लिख सकता हूं ए प्लस बी माइनस बी का मैग्नीट्यूड, कोई फर्क पड़ेगा? ये मेरे पास ए मैग्नीट्यूड था, इसको मैंने प्लस और माइनस कर दिया अंदर। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक इसे ए मान लें और इसे बी मान लें, तो ये इनइक्वलिटी हम यूज कर सकते हैं यहां पर। तो ये आ जाएगा लेस देन ए प्लस बी, ये सिंगल वैल्यू जैसे ए है और इधर बी, इसे बी मान लेते हैं, प्लस माइनस बी मॉडुलस, बिकॉज ऑफ ए रिजल्ट की मदद से इस रिजल्ट को हमने यहां पे यूज किया है। तो मॉडुलस को तोड़ेंगे दो नंबर्स को, तो सम ऑफ इस इनइक्वलिटी के अंदर लिख सकते हैं हम। तो ये माइनस का क्या होता है हमारे पास, मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इधर, तो ये मौजूद है हमारे पास ए प्लस बी, और ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसे लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, जब लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास, विच इज लेस देन ए प्लस बी मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, अब देखिए तकरीबन हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, लेकिन ये मॉडुलस है, सॉरी मैग्नीट्यूड है, आगे भी है हमारे पास। ठीक है, एंड सिमिलर, पहले मैंने इसको सोल्व किया, अब मैं लेके चलता हूं बी मैग्नीट्यूड को अपने रिजल्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसको मैं लिख सकता हूं बी प्लस ए माइनस ए के बराबर। ठीक है, अब यहां पर इनइक्वलिटी ये वाला रिजल्ट यूज करते हैं, इसे ए मान लेते हैं फर्स्ट नंबर और इसे सेकंड मान लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास बी प्लस ए इनइक्वलिटी प्लस माइनस ए के बराबर हमारे पास। ठीक है, और ये माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इनइक्वलिटी आ जाएगी ए पहले लिख लें, बी बाद में लिख लें आप, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव इधर आगे क्या हो जाएगी हमारे पास, नेगेटिव आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर आगे हमने कैसे लेके चलना है, देखिए जो रिजल्ट मुझे प्रूव करना है ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड है, ये ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, लेकिन यहां पर ए माइनस बी नहीं है, तो माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा यहां से। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड, तो राइट साइड पे वो वैसे ही रहेगा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें और इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दें। ठीक है, अब ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये हमारे पास मॉडुलस की डेफिनेशन है। ठीक है, किसकी डेफिनेशन, मॉडुलस की डेफिनेशन। तो मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है, जब मॉडुलस को ओपन करते हैं दो वैल्यूज होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव को मैं कंबाइन कर सकता हूं इस शेप के अंदर, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, फ्रॉम 2 and 3। ठीक है, तो फ्रॉम 2 and 3 बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, यहां पर मॉडुलस की डेफिनेशन यूज करें ना कि उसकी दूसरी हमारे पास। ठीक है, जब मॉडुलस की डेफिनेशन यूज करनी तो मॉडुलस का ये सिंबल होता है हमारे पास, राइट साइड पे वैसे ही रहेगा, सिर्फ लेफ्ट साइड पे हमने दोनों को, एक नेगेटिव थी और एक पॉजिटिव, जब एक नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू से हम कंबाइन कर सकते हैं, तो कंबाइन किसे करेंगे हम, ये आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड लेस देन
क्या बनेगा, ये और ये सेम है, तो ये आ जाएगा a प्लस बी हमारे पास, इसे कह देंगे बी इक्वेशन हमारे पास। एक ये रिजल्ट आ गया फ्रॉम a एंड b, ये a और ये b दोनों से रिजल्ट ये वाला प्रूव्ड हो जाएगा कंबाइन करने से, फ्रॉम a एंड b, यानी कंबाइनिंग a एंड b, a और b को कंबाइन करने लगे हम। पहले मैं ये लिखूंगा जो हमने प्रूव किया, ये क्या आया, मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड माइनस a, मॉडुलस ये मैग्नीट्यूड का सिंबल विच इज लेस देन a प्लस b मैग्नीट्यूड। तो a प्लस b मैग्नीट्यूड किसके लेस है, a मैग्नीट्यूड b प्लस b मैग्नीट्यूड। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया फाइनल। ठीक है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सवाल बहुत आसान है, सिंपल कैलकुलेशन है इस सवाल के अंदर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 13 स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइंड द वर्क डन इफ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स, हमें कांस्टेंट फोर्स गिवन है, इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की जा रही है, मूव्स इट फ्रॉम P1 टू P2, यानी वो मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। और फाइंड क्या करना हमें, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, एक तो हमें फोर्स चाहिए होती है, दूसरी उसकी डिस्प्लेसमेंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की डिस्प्लेसमेंट। ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। बड़े सिंपल से सवाल हैं, स्टार्ट करते हैं जी। अब ये मेरे पास फोर्स गिवन है, कांस्टेंट फोर्स क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, और दो पॉइंट्स गिवन है, और बॉडी मूव करी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी P1 से P2 के दरमियान। ठीक है, अब पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है P1 P2 वेक्टर फॉर्म के अंदर, लेकिन ये पॉइंट्स गिवन है, इनके पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं पहले, फिर हम वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 -3 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा OP2, और ये आ जाएगा हमारे पास 7 5 3 बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट P1 P2, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे हम, OP2 माइनस OP1, तो OP2 वेक्टर क्या हमारे पास 7 5 3 माइनस OP1 2 -3 1 के बराबर। फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, 3 - 1 थर्ड में से थर्ड कंपोनेंट को, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, जिसे अगर आई जे की फॉर्म में लिखना चाहे 5i प्लस 8j प्लस 2k के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमने फाइंड क्या करना है, वर्क डन। जब आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है विच इज इक्वल टू एफ डॉट डी के बराबर होता है, यानी एफ का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, डी के साथ। तो ये एफ वेक्टर है 2i प्लस 5j प्लस 3k, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डी के साथ, 5i प्लस 8j प्लस 2k, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8, और लास्ट में 3 मल्टीप्लाई बाय 2, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर हमने। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 10, और ये हो जाएगा 40, और ये आ जाएगा 6, ये 40 बनता है, ये 10 बनता है, और ये 6 बनता है, ये कितना हो जाएगा टोटल 56 हमारे पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर यूनिट्स के बराबर। ठीक है, तो ये वर्क डन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 14 स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। अ पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्स F1 एंड F2, हमें दो फोर्सेस गिवन है, किसी पार्टिकल पर अप्लाई हो रही, एक्ट कर रही हैं, और वो डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम ए पॉइंट से बी पॉइंट। फाइंड द वर्क डन। अब हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है इस केस के अंदर भी। अब कैसे सॉल्व करना है, जरा ये स्टेटमेंट को समझना है आपने। हमें दो फोर्सेस गिवन है F1 और F2, टोटल फोर्स पहले रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, F1 ये है F2 ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल फोर्स यानी नेट फोर्स मिल जाएगी। पहले नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। तो ये F1 की वैल्यू आ गई और ये F2 की वैल्यू आ गई, तो इसे ऐड करते हैं, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 4i आ जाएगा, इसको और इसको ऐड करेंगे प्लस 8j आ जाएगा,
इसको और इसको सोल्व करें तो -4k आ जाएगा, ठीक है। और बॉडी डिस्प्लेस करिए ए से बी की जानिब, तो ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए के बराबर। अब हमारे पास ये जो कंपोनेंट है ये बी है, इसे वेक्टर फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। पहले 5 4 4 ये गिवन है, माइनस ए के पॉइंट ये गिवन है 2 1 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ए बी को, तो 5 - 2 ये कितना हो जाएगा 3, 4 - 1 ये भी कितना हो जाएगा 3, 4 - 3 ये कितना हो जाएगा 1 के बराबर, ये चीज आ जाएगी। इसे इस तरह लिख लेते 3i 3j प्लस के, ये हमारे पास आ गया ए बी वेक्टर। अब फाइनल फाइंड आउट करते हैं वर्क डन, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, वर्क डन। दो फोर्सेस गिवन थी जो पार्टिकल पर एक्ट कर रही थी और डिस्प्लेस क्या करी, ए से बी की जानिब। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है वर्क डन का, एफ डॉट डी। तो ये जो हमारे पास ए बी वेक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट होती है, हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास एफ फोर्स आ जाएगी 4i प्लस 8j माइनस 4k डॉट 3i प्लस 3j प्लस k के बराबर। कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते, 4 × 3 i के साथ, उसके बाद j को j के साथ, 8 × 3 और लास्ट में k को k के साथ, 12 24 -4 ये 38 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, सॉरी ऐड करके 36 में 4 को माइनस करेंगे तो 32 यूनिट इसका वर्क डन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट 15 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। एक पार्टिकल है जो कि डिस्प्लेस कर रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस, यानी इन फोर्सेस के अंडर, इन फोर्सेस की मदद से वो मूव कर रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। अब यहां पर हमारे पास 3 फोर्सेस हैं, ये फर्स्ट फोर्स है, ये सेकंड और ये थर्ड। आगे वो कहता है शो दैट वर्क डन, ये आंसर आता है 102 यूनिट। हमने प्रूव करना है कि वर्क डन का आंसर क्या बनेगा 102। अब देखिए यहां पर 3 फोर्सेस गिवन है, तो तीनों को मैं लेट कर लेता हूं F1 F2 और F3 के बराबर। ये चीज आ जाएगी F1 F2 और F3, ये फोर्सेस मुझे गिवन थी, ठीक है। अब पहले नेट फोर्सेस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। नेट फोर्स कैसे मिलेगी, तमाम फोर्सेस को ऐड कर देंगे F1 प्लस F2 प्लस F3, तो ये नेट रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब ये F1 की वैल्यू, ये F2 की वैल्यू, ये F3 की वैल्यू, इन तीनों को ऐड करते हैं कंपोनेंट वाइज। 10 प्लस 4 14, 14 में से 2 को माइनस करेंगे तो 12i के बराबर आ जाएगा i कंपोनेंट। -1 प्लस 5 4, 4 प्लस 1 ये कैंसिल कर दें आप तो 5j के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये और ये कैंसिल, ये बचेगा 11k हमारे पास। तो ये रिजल्टेंट फोर्स मिल गई। अब हमारी जो बॉडी है वो डिस्प्लेस कर रही है पॉइंट ए से बी की जानिब, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे ए से बी की जानिब। तो ए से बी की जानिब यानी बी में से ए को माइनस करेंगे, तो ये बी के कंपोनेंट्स मेरे पास 6 2 -2 है, वेक्टर फॉर्म के अंदर 6 2 -2 माइनस ए कंपोनेंट ये हमारे पास गिवन है, तो ये आ जाएगा वेक्टर फॉर्म के अंदर 5 -5 और -7 के बराबर। कंपोनेंट वाइज सॉल्व करते 6 - 5 इसका आंसर बनेगा 1 के बराबर, ठीक है। 2 माइनस प्लस 7 हो जाएगा, 2 माइनस प्लस 5 7 -2 माइनस प्लस, तो ये 5 के इक्विवेलेंट आएगा। इसे आपने कंपोनेंट वाइज फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ सॉल्व कर लिया, ये चीज आ गई। अब हमने इसके वर्क डन की तरफ जाना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो किसके बराबर होता है F डॉट डी, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारे पास क्या आई, वो ये है 12i प्लस 5j प्लस 11k डॉट, इसको भी i j k की फॉर्म में लिख लेते हैं, i 7j प्लस 5k, तो यह आ जाएगा i प्लस 7j प्लस 5k आ जाएगा।
कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करें, आई को आई के साथ 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा हमारे पास 35 और ये आ जाएगा हमारे पास 55। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 में 12 ऐड करेंगे तो 102 यूनिट। तो ये रिजल्ट हमारे पास प्रूव्ड हो गया कि टोटल वर्क डन हमारे पास कितना आता है 102। ये हमने रिजल्ट प्रूव कर दिया यहां पर क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट 16 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं जो कि 14.2 का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट, एक फोर्स उसकी मैग्नीट्यूड हमें गिवन है एक्टिंग पैरेलल टू दिस वेक्टर, यानी वो फोर्स इस वेक्टर के पैरेलल है और उस फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी गिवन है 6 के बराबर। आगे वो कहते हैं डिस्प्लेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी वो डिस्प्लेस कर रही है हमारे पास ए से बी की जानिब, फाइंड वर्क डन, इसमें भी वर्क डन फाइंड आउट करना है लेकिन फोर्स गिवन नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड गिवन है फोर्स की, वो कितनी गिवन है 6 यूनिट। अब फोर्स आएगी तो हम कैलकुलेट कर सकेंगे, तो फोर्स कैसे मिलेगी हमें, देखें जी मैग्नीट्यूड कितनी है उसकी, ये हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसे वेक्टर बनाना हो तो हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसके साथ यूनिट वेक्टर को किसी स्केलर के साथ रिप्रेजेंट किया जाए तो वो जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन को यूज करते हुए हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे उसकी, ठीक है। कैसे, 6 मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये फोर्स इस वेक्टर v के क्या है पैरेलल, तो यूनिट वेक्टर निकालने के बाद उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगी। ये मैग्नीट्यूड गिवन है और ये वेक्टर गिवन है, तो पहले हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे v कैप, तो वो कैसे आता है v डिवाइड बाय v की मैग्नीट्यूड, तो v की वैल्यू क्या 4i प्लस 3j माइनस 4k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा 4i प्लस 3j माइनस k और नीचे आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 प्लस 1। तो फाइनली यूनिट वेक्टर तो आ चुका हमारे पास 4i प्लस 3j माइनस k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26, ये यूनिट वेक्टर आ चुका। लेकिन हमारा मेन मकसद है वर्क डन फाइंड आउट करना, लेकिन उससे पहले फोर्स चाहिए हमें, क्या चाहिए फोर्स। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलते हैं हम, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें मैग्नीट्यूड गिवन थी, मैग्नीट्यूड के साथ अगर यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वो फोर्स की डायरेक्शन को वो वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और हमें मालूम है यूनिट वेक्टर हम डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस क्वांटिटी की, तो अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स हमें इस तरह मिलेगी। तो फोर्स आ जाएगी हमारे पास 6 टाइम्स यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर मैंने कैलकुलेट कर लिया, वो कितना आया 4i प्लस 3j माइनस k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26, अंदर मल्टीप्लाई कर दे 24i प्लस 18j और माइनस 6k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26। ये फोर्स तो आ चुकी, ठीक है, लेकिन मुझे डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी, वो ए बी से मिलेगी, क्योंकि जो बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी की जानिब, तो ओ बी माइनस ओ ए आ जाएगा हमारे पास। तो इसे कैलकुलेट करते हैं ओ बी ये पॉइंट्स लिखेंगे हम 7 3 2 जो सवाल के अंदर हमें दिया, माइनस ओ ए हमें ये दिया है 2 माइनस 1 3। अब कंपोनेंट वाइज सॉल्व करते हैं, 7 माइनस 2 ये कितना रह जाएगा 5, 3 माइनस माइनस प्लस 4, 2 माइनस 3 माइनस 1। ये डिस्प्लेसमेंट भी आ गई हमारे पास, फोर्स भी कैलकुलेट कर ली हमने और डिस्प्लेसमेंट भी हमने। तो वर्क डन फाइनली जो हमने फाइंड आउट करना है एफ डॉट डी, तो एफ हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग के अंदर ये लिखा हुआ है, अंडर रूट 26 को बाहर लिख लेते हैं, वेक्टर को आगे लिखते हैं 24i प्लस 18j माइनस 6k डॉट
डिस्प्लेसमेंट क्या आई, इसको भी वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखते हैं 5i प्लस 4j माइनस के आ जाएगा, ठीक है। 1/√26 एज इट इज। 24 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है हमने और 18 को 4 के साथ j कंपोनेंट के साथ और -6 को -1 के साथ। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। आपने ऊपर इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। जब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो मैं एक ही दफा आंसर लिख रहा हूं 198, इनको सिंप्लीफाई करके डिवाइडेड बाय √26। तो यहां पर हमारा वर्क डन भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही एक्सरसाइज 14.2 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम 14.3 स्टार्ट करेंगे हम।